नमस्कार दोस्तों। अपन ने विगत कक्षा के अंदर मुख्यतः दो प्रमुख विधियां पढ़ी थी। एक तो थी व्याख्यान विधि और उसके साथ साथ दूसरी अपन ने ली थी कौन सी, प्रयोगशाला विधि। दोनों विधियों के मुख्य रूप से गुण और दोष क्या क्या होते हैं, उनके मुख्य बातें कौन कौन सी थी, उसको भी अपन ने एक अलग स्लाइड के ऊपर अपन ने लिखा था। आज की इस क्लास के अंदर अपन ने विधि लिखनी है। वो विधि आएगी अपनी कौन सी, सामान्य तौर के ऊपर अपन नेक्स्ट विधि जो ले रहे हैं वो आएगी समस्या समाधान विधि। दोस्तों यहाँ पर आपको एक खूब बड़ा मेजर अंतर दो विधियों के अंदर देखने को मिलेगा कि एक तो होती है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि और एक होती है समस्या समाधान विधि। दोनों के अंदर आपको मैं एक लाइन का सबसे बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूं और उसके आधार पर आप बिल्कुल दोनों विधियों के अंदर सटीक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं आज की इस क्लास के अंदर अपनी जो विधि आएगी वो कौन सी आएगी, समस्या समाधान विधि। सबसे पहली बात तो ये कि समस्या समाधान विधि के जो विचारक जो थे वो कौन थे, सुकरात नामक मनोवैज्ञानिक को इस समस्या समाधान विधि के क्या माना जाता है, विचारक माना जाता है। और इसमें यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सुकरात ने ये कहा कि छात्र जो होता है वो अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं के आधार पर, किसके आधार पर, मानसिक क्रियाओं के आधार पर अगर समस्या का समाधान करके और नवीन ज्ञान प्राप्त करता है वही समस्या समाधान विधि कहलाती है। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास में यहां सामान्य तौर के ऊपर एक समस्या है कि आपकी रीट एग्जाम को लेकर के ही मान लीजिए कि रीट एग्जाम के लिए आपके दिमाग के अंदर कई प्रकार के द्वंद्व विचार भरे हुए हैं कि मैं L1 में एग्जाम दूं या L2 की तैयारी करूं, एग्जाम समय पे होगी या नहीं होगी, मुझे कहां से किस प्रकार से तैयारी करनी है, या फिर मुझे क्या कोई अन्य बुक्स का सहारा भी लेना है या ये नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब आपके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं मस्तिष्क में हैं। लेकिन अगर छात्र उन समस्याओं का अपने खुद के मानसिक चिंतन या विवेक के आधार पर अगर छात्र अपनी समस्या का समाधान खुद स्वयं करके और नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, वही क्या कहलाती है, समस्या समाधान विधि कहलाती है। दोस्तों यहां पर आपको सबसे मेन मुख्य इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसके विधि के जो विचारक थे वो कौन थे, सुकरात नामक वैज्ञानिक थे। तो यहां पर मैं वापस हाईलाइट करने के लिए लिख देता हूं, समस्या समाधान विधि के विचारक जो हैं वो किसको माना जाता है, सुकरात नामक मनोवैज्ञानिक को माना जाता है। अगला देखिए कि समस्या समाधान विधि में प्रयोजन विधि में मुख्य अंतर यह होता है कि सामान्य तौर के ऊपर प्रयोजन विधि के अंदर समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाता है, जबकि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब यहां पर यह सबसे बड़ा मुख्य अंतर हो चुका है, क्योंकि प्रयोजन विधि जो होती है या प्रोजेक्ट विधि होती है उसके अंदर भी समस्या का चयन होता है और उसके आधार पर आंकड़ों का संश्लेषण विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जाता है। तो वो तो होता है आपका प्रयोजन विधि। देखिए दोनों विधियां ही समस्या के समाधान पर आधारित होती हैं, लेकिन समस्या समाधान विधि तो मानसिक क्रियाओं के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान खोजना समस्या समाधान विधि कहलाती है। जबकि प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका सही भी हो जाएगा। फिर इसी लाइन से मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एक सबसे बड़ा एक लाइन का मेजर डिफरेंस बताने वाला हूं मैं आपको। जबकि प्रोजेक्ट विधि के अंदर किसी भी समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाता है। देखिए कैसे, एक तो मान लीजिए कि आपने खुद ने अपने विवेक से ये देखा कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, मुझे कहां तैयारी करनी है, किस प्रकार से मुझे रणनीति अपनाते हुए मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज के आधार पर लेकर सेलेक्ट करके और किस प्रकार से मुझे कौन से लेवल की तैयारी करनी है। उस समस्या आपके दिमाग में आई, आपने उसका समाधान अपने खुद के मानसिक क्रियाओं के आधार पर कर लिया, आपने सिलेक्शन ले लिया, वो आपका समस्या समाधान विधि हो गई है। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों के साथ में विचार विमर्श किया, अपने गुरुजनों के साथ में विचार विमर्श किया कि सर ऐसे ऐसे मुझे तैयारी करनी है, मुझे कहां करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किन बुक्स का फॉलो करना चाहिए, वो समस्या आपने एक प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के व्यवहारिक रूप से सभी से पूछते हुए आपने हल किया है,
इसका मतलब वो प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। तो किसी भी समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से करना, यहीं से क्वेश्चन भी बनता है एक, और क्वेश्चन क्या बनता है कि एक छात्र के द्वारा अपनी समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से करना किस विधि के अंतर्गत माना जाता है? समस्या समाधान विधि के अंतर्गत माना जाएगा या प्रोजेक्ट विधि के अंदर माना जाएगा? तो आपका व्यवहारिक शब्द को आपको कैच करना है और आपका आंसर हो जाएगा सर प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। अगर आपको ये पूछा जाए कि एक छात्र जो होता है अपनी समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के आधार पर करता है, इसका मतलब वहां पर आपका आंसर क्या होगा कि मानसिक क्रियाओं को पकड़ना है और इसका मतलब आपकी समस्या समाधान विधि मानी जाएगी। समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रेक्षण देता है। क्या करता है समस्या समाधान विधि? समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पर यह पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षणों को प्रदान करने का कार्य करता है। यानी समस्या समाधान विधि में पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षण होते हैं। समस्या समाधान विधि के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? आपके इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ टेस्ट पेपर्स जो आयोजित होते हैं या फिर जो लाइव क्लास जो मैराथन क्लासें होती हैं मेथड की, उनके अंदर भी मैंने इसके अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पुटअप कर चुका हूं। उसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक समस्या समाधान विधि से संबंधित नहीं है, तो या उससे संबंधित तथ्य या कथन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि समस्या समाधान विधि के ये मुख्य प्रमुख कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। सबसे पहले समस्या का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं और समस्या का चयन करने के पश्चात उस समस्या का क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? उस समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने छात्रों को कोई भी एक लेसन तैयार करने के लिए दिया और छात्र के सामने उसमें क्या क्या समस्याएं हैं उसका चयन करेगा, फिर वो उन समस्याओं का क्या करेगा? प्रस्तुतिकरण करता है और प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात उस समस्या से संबंधित क्या क्या उसके विचार हैं, मानसिक क्रियाएं क्या कह रही है उसकी, उनके आधार पर वो परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। और परिकल्पनाओं का निर्माण जब होता है तो उन परिकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का क्या करता है? एकत्रण कर लेता है। पूरे अलग अलग मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो भी विचार उसके माइंड में आ रहे हैं उन सभी को एकत्रित करके और उनका फिर क्या करता है? विश्लेषण करने का कार्य करता है और अंत में क्या निकलता है? निष्कर्ष निकल जाता है। तो कहने का मतलब समस्या समाधान विधि जो होती है, इस समस्या समाधान विधि के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य चरण 6 चरणों में ये विधि संपन्न होती है। सबसे पहला चरण आता है आपका कि छात्र के सामने समस्या क्या है उसका चयन करता है छात्र। फिर उसके बाद में उस समस्या का प्रस्तुतिकरण करता है और प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात वो छात्र जो होता है उस समस्या के प्रति अपनी मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, न कि व्यवहारिक रूप से, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से वो छात्र जो होता है वो क्या बनाता है? परिकल्पनाएं बना करके अपने विचारों को एकत्रीकरण करता है। फिर उसके बाद में उसका विश्लेषण करते हुए कहां पहुंचता है? निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाता है। ये विधि कहलाती है आपकी कौन सी विधि? समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान रखना इनका। इसकी विशेषता या इसके गुण या दोष क्या क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि के अंदर छात्र अपनी समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के आधार पर करता है या व्यवहारिक रूप से करता है? तो आपका आंसर होगा कि सर मानसिक रूप से करता है। इसका मतलब छात्र ने किसी से शेयर किया है या फिर स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर रहा है? तो आपका आंसर होगा कि सर छात्र जो होता है अपनी समस्या का समाधान स्वयं स्व अध्याय की भावना से विकसित करता है। यानी कि स्वयं समस्या का समाधान करता है और अगर स्वयं समस्या का समाधान करेगा तो उसके अंदर स्व अध्याय की भावना भी क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। और अगर आपने किसी भी समस्या का समाधान किया है, इसका मतलब आपकी मानसिक क्रियाओं ने भाग लिया है और मानसिक क्रियाओं ने अगर भाग लिया है तो आपके अंदर तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। चिंतन क्षमता, मनन क्षमता, तर्क शक्ति का क्या हो जाता है? सामान्य तौर के ऊपर विकास हो जाता है। फिर आता है कि छात्र द्वारा समस्या समाधान करने से उसमें ऐसे कौशल विकसित हो जाते हैं। मान लीजिए
कि आपने छात्र जीवन के अंदर ही रीट में सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है, इस समस्या का समाधान आपने स्वयं ने ढूंढा है। तो बोलो आगे भविष्य में अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहोगे तो उस समस्या का समाधान भी आप भावी जीवन में कर सकते हैं। यानी समस्या समाधान विधि से छात्र के अंदर इतनी भावना विकसित हो जाती है कि वो भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी क्या कर सकता है, स्वयं अपने स्तर के ऊपर कर सकता है। और जब समस्या का समाधान करना अगर छात्र सीख जाता है, इसका मतलब उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव भी क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि समस्या समाधान विधि वो विधि होती है जिसमें छात्र अपनी समस्या का समाधान स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं के आधार पर करता है, पहली बात। दूसरी बात कि छात्र अगर मानसिक क्रियाओं के आधार पर अगर समस्या का समाधान करता है तो वो भावी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी सामना करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। और समस्या का समाधान अगर वो खुद कर रहा है, इसका मतलब उसके मस्तिष्क के अंदर तर्क वितर्क चिंतन मनन की क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। आगे देखिए, इस विधि के माध्यम से शिक्षक व छात्रों के मध्य में क्या बढ़ती है, घनिष्ठता बढ़ती है। शिक्षक व छात्रों के मध्य घनिष्ठता इसलिए बढ़ती है क्योंकि छात्र अपनी समस्या का समाधान खुद स्वयं अपने स्तर के ऊपर कर रहा है। इसलिए यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक के मध्य घनिष्ठ समानता बढ़ती है, क्योंकि लगातार छात्र द्वारा समस्या का समाधान जुटे रहने से उनमें अनुशासन की भावना विकसित होती है। और दूसरी बात यहाँ पर, अगर आपने किसी भी समस्या का समाधान अपने खुद के स्व विवेक के आधार पर अगर ने किया है, जिसके कारण से आपने स्व अध्याय की भावना विकसित हुई है, स्व विवेक का अगर आपने उपयोग करना सीख लिया है, इसका मतलब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि उसमें आपको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जिस समस्या का समाधान आपने किया है और जिस समस्या का समाधान आप कर रहे हो, उसके द्वारा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो समस्या समाधान विधि से क्या प्राप्त हो सकता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा इसमें माना जाता है। तो इस प्रकार से अपने समस्या समाधान विधि काफी इंपोर्टेंट विधि है। मानसिक क्रियाओं का खेल होता है, पूरा व्यवहारिक रूप से कोई भी कार्य नहीं होता है। इसके मुख्य प्रमुख सोपान अपन ने जैसे कि पढ़े हैं कि प्रमुख सोपान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समस्या क्या है उसका चयन करना, समस्या कैसी है, किस प्रकार से उसका समाधान हो, उसके प्रति उसकी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, और परिकल्पनाओं के साथ साथ उन तथ्यों का एकत्रीकरण करना, और उसके साथ साथ अपन विश्लेषण करके और उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं, मूल्यांकन या निष्कर्ष निकालते हैं। वो विधि समस्या समाधान विधि के चरण माने जाते हैं। आगे देखिए, अगले पॉइंट के ऊपर देखते हैं कि समस्या समाधान विधि के प्रमुख दोष क्या क्या माने जाते हैं। तो देखिए, समस्या समाधान के हेतु अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है और जो आसानी से क्या नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो भी परिकल्पनाएं चल रही हैं उस समस्या के समाधान के लिए, तो हो सकता है उसके लिए आपको काफी अधिक विषय वस्तु की सामग्री की अधिक आवश्यकता पड़ रही हो। तो उस विषय वस्तु की सामग्री की आवश्यकता को पूर्ति के लिए आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ सकता है, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है जो उपलब्ध नहीं हो सकती आसानी से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान विधि के द्वारा आप किसी भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक विधि को, क्योंकि हर एक तथ्य का समाधान खोज पाना छात्र के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि छात्र केवल समस्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन कर पाएगा और समस्या की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत छात्र जो होता है वो अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पाता है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम क्यों नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पहलू या हर एक तथ्य का उसको समाधान मिले ही ऐसा अनिवार्य नहीं है, और पाठ्यक्रम को भी पूरा नहीं सीख सकता। क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो छात्र अगर उनको समस्यात्मक रूप में लेता है तो उनका निदान कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सभी विधियां, आप सभी पाठ्यक्रम को समस्या समाधान विधि के द्वारा ही पूर्ण कर पाए। अगला देखिए, इस विधि से शैक्षिक वातावरण का निरक्षता का भाव उत्पन्न हो जाता है।
यहाँ पर ध्यान देना, निरक्षता नहीं होगा, ये होगी नीरसता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है कि अगर छात्र मान लीजिए गणित विषय में उसको कुछ क्वेश्चंस में समस्या है और अगर उसका समाधान उसको नहीं मिल पा रहा है, तो छात्र के अंदर गणित विषय के प्रति या उस कक्षा कक्ष में क्या आ जाएगी, नीरसता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और छात्र अगर नीरसता आ गई है तो स्वाभाविक बात है कि उस विषय वस्तु के प्रति, जैसे मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स के एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन निकालना शुरू किया है छात्र ने, और छात्र को मान लीजिए कि वो प्रश्नावली नहीं आ पा रही है, तो छात्र को अगर यहाँ नीरसता का भाव होगा और फिर वो उस प्रश्नावली के प्रति या उस अध्याय के प्रति इतना फोबिया पाल लेता है कि वो आगे आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता है। दूसरी बात कि ये विधि स्वाभाविक बात है, ना तो प्रयोगशाला विधि उपयोगी थी, ना समस्या समाधान विधि है। प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के लिए ये विधि जो होती है वो पूर्णतया क्या मानी जाती है, तो अपन ये कह सकते हैं प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए ये विधि सामान्यतया पूर्णतया अनुपयोगी ही मानी जाती है। यानी ये विधि जो होती है वो पूर्णतया अनुपयोगी होती है, किसके लिए, सामान्य तौर के ऊपर अपन ये कह सकते हैं समस्या समाधान विधि के लिए। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ बात करने वाले थे कि किस प्रकार से समस्या समाधान विधि जो होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, समस्या समाधान विधि जो होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से इसके चरण होते हैं। तो देखिए मैं एक बार फटाफट इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जब कोई भी छात्र अपनी समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के आधार पर अगर करता है, वो समस्या समाधान विधि होती है। इसका विचार सबसे पहले सुकरात नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यहाँ पर समस्या समाधान विधि के प्रमुख चरण क्या होते हैं, सबसे पहले समस्या का चयन होता है, फिर उसके बाद में उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद में उनके द्वारा समस्या के जो भी पहलू उसमें एकत्रण किए गए हैं उनका समस्याओं के समाधान का एकत्रण किया जाता है, विश्लेषण करते हैं और अंत में मूल्यांकन किया जाता है। छात्र स्वयं अपने विवेक से अगर समस्या का समाधान कर रहा है तो उसके अंदर चिंतन मनन तार्किक क्षमताएं विकसित होती हैं, स्व अध्याय की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। छात्र जो होता है वो भावी जीवन में भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने इसकी कुछ विशेष कमियां क्या क्या होती हैं कि अगर छात्र को समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है तो उसमें नीरसता आ सकती है, वो आगे भावी जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, और साथ के साथ हर एक पाठ्यक्रम को इसके द्वारा पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। छात्र हर तथ्य का समस्यात्मक रूप में लेगा तो उसके अंदर नीरसता का भाव भी उत्पन्न हो सकता है, और प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए क्या होता है, ये सामान्य तौर के ऊपर अनुपयोगी मानी जाती है। चलिए, ये तो थी समस्या समाधान विधि। अगली विधि जो आ रही है वो आती है आपकी कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है। यहां पर प्रदर्शन का मतलब होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मेथड जो होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि छात्र किसी भी प्रादर्श को या किसी भी अपने द्वारा किए गए कार्य को अगर वो प्रदर्शित करता है तो वो प्रदर्शन विधि कहलाती है। यानी यहां अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी भी वैज्ञानिक घटना को, किसको, वैज्ञानिक घटना को मूर्त रूप से या दृश्य रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका सामान्य तौर पर प्रदर्शन विधि कहलाती है। जैसे अपन ने छात्रों को यह बताया कि बेटे पादप के अंदर पाई जाने वाली पत्तियों में रंध्र होते हैं और उन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। और यहां पर मान लीजिए कि ये तो आपने केवल बताया विचार, मैं यहां पर छात्रों के सामने अगर आपने मान लीजिए कि इस प्रकार से एक एक गमला तैयार किया और इस गमले के अंदर आपने एक पादप खड़ा कर दिया, ठीक है, जो पादप तैयार किया है आपने, इस पादप के अंदर आपने क्या किया कि एक बेलजार लिया और सामान्य तौर के ऊपर उस बेलजार की सहायता से आपने इसको क्या कर दिया है, पूरी तरह से कवर्ड कर दिया है, ढक दिया है, नीचे से वैसलीन का लेप कर दिया है। अब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर इसके अंदर कुछ जल की बूंदें आपको दूसरे रोज दिखाई देंगी। तो आप छात्रों को क्या कहोगे कि ये तो क्या है, जल वाष्प, क्या है, जल वाष्प, ये है पादप,
तो यहां पर ये किसका प्रदर्शन किया अपन ने? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन किया। तो यहां पर बताइए मुझे तो कि बोलो ये एक प्रदर्शन जो है, एक तो सिद्धांत था कि पादप की पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है, लेकिन आपने उसको एक प्रोजेक्ट के माध्यम एक प्रदर्शन, एक प्रारूप के माध्यम से छात्रों के समक्ष ये प्रयोग करके आपने बताया है। यानी जो वैज्ञानिक घटना है, उस वैज्ञानिक घटना को आपने क्या किया है? मूर्त रूप से इसके छात्रों के सामने प्रस्तुत किया है। जब वैज्ञानिक घटना को आप मूर्त रूप से छात्रों के सामने या दृश्य रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हो, तो सामान्य तौर के ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि ये प्रदर्शन विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये आपकी प्रदर्शन विधि कहलाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर मूर्त से अमूर्त शिक्षण पर ये आधारित होती है। आपने सिद्धांत को मूर्त रूप से प्रस्तुत कर दिया है और वास्तव में उस घटना को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है। इसका मतलब आपने मूर्त रूप से कहां पर चले गए हैं? अमूर्त शिक्षण की ओर आप बढ़ चुके हैं। तो ये विधि होती है सबसे पहले प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के मुख्य सोपान क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले योजना की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। क्या की जाएगी सबसे पहले? तो अपन ये कह सकते हैं योजना की, सामान्य तौर के ऊपर सबसे पहले योजना की क्या होती है? तैयारी। तो ध्यान देना, क्या करोगे योजना की तैयारी की? आपको कौन सी प्रकार के टॉपिक या विषय वस्तु के ऊपर आपको प्रदर्शन लगाना है? तो सबसे पहले प्रदर्शन की योजना तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले विषय वस्तु का वर्णन क्या है, फिर उसके बाद में उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे अपन? उस विषय वस्तु में संबंधित प्रश्नों का समावेश करेंगे और उसमें आवश्यक जो भी उपकरण है, उन उपकरणों को आप संकलित करोगे, इकट्ठा करोगे और अंत में उस प्रयोग की क्या कर दोगे? पुनरावृत्ति कर दोगे। तो वो आपकी कहलाती है कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि कहलाती है। सबसे पहले योजना की तैयारी होती है। तो आप सबसे पहले योजना तैयार कैसे करोगे? तो सबसे पहले विषय वस्तु का वर्णन लिखोगे। उस विषय वस्तु का वर्णन लिखने के पश्चात आप अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या लोगे कि उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का क्या करोगे? समावेश उसके अंदर करोगे और सभी आवश्यक उपकरणों का संकलन करते हुए उस प्रयोग की क्या कर देते हो? पुनरावृत्ति कर दी जाती है। चलिए आगे अपन देखते हैं कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो होता है, उसके अंदर अपन प्रदर्शन विधि के अंदर उस विषय वस्तु का जब प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को समस्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि विद्यार्थी उसके महत्व को क्या कर सके? समझ सके। तो यहाँ पर ये होता है उसका प्रस्तुतिकरण, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोगिकरण का मतलब ये होता है कि प्रदर्शन पर क्या किया जाता है? प्रदर्शन पर प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? प्रदर्शन पर सामान्य तौर के ऊपर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और छात्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या? प्रायोगिकीकरण। और अंत में आता है आपका क्या? निरीक्षण एवं प्रतिलेखन। जो आपने प्रयोग प्रदर्शन किया है, उस प्रयोग का प्रदर्शन जब आपने किया है, तो तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि छात्र उसके बारे में अपनी नोटबुक के अंदर क्या नहीं कर लेता है? वर्णन अगर नहीं कर लेता है, तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक छात्र जो होता है उसका निरीक्षण एवं प्रतिलेखन का मतलब क्या होगा कि जो भी प्रदर्शन किया गया है, उस प्रदर्शन को सामान्य तौर के ऊपर छात्र तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा उस प्रदर्शन को कि जब तक वो छात्र अपनी नोटबुक के अंदर इसको क्या नहीं कर लेता है, इस वर्णन को उल्लेखित नहीं कर लेता है, तब तक इस प्रयोग को मान्य नहीं माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने कि प्रदर्शन विधि के कुछ मुख्य सोपान लिए हैं, अपन ने 4 लिए हैं। सबसे पहले योजना की तैयारी करना, फिर योजना की प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके बाद में अपन ने लिया प्रायोगिकीकरण और चौथे नंबर पे लिया निरीक्षण एवं प्रतिलेखन। फिर आता है कि इस विधि के प्रमुख गुण और विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। स्वाभाविक बात है कि छात्र खुद अपनी समस्याओं को लेकर के या फिर अपन ये कह सकते हैं किसी विषय वस्तु को छात्र प्रदर्शन के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये विधि जो होती है वो किस पर आधारित होती है? तो आप कह सकते हो कि सर ये विधि जो होती है वो
मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि इस इस विधि में छात्र जो होता है वो विषय वस्तु को किस रूप में, मूर्त रूप से देखता है, और यहाँ पर जो भी घटना घटित होती है उस घटना का सामान्य तौर के ऊपर वैज्ञानिक घटनाओं का मूर्त रूप से निरीक्षण करते हुए अंत स्थायी प्रभाव डालती है। यानी छात्र अगर मान लीजिए कोई भी प्रदर्शन कर रहा है तो स्वाभाविक बात है कि उस प्रदर्शन को छात्र देखेगा, और छात्र अगर उस प्रदर्शन को देखता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपको मुख्य बात क्या रखनी है कि प्रदर्शन विधि के मुख्यतः 4 सोपान होते हैं। सबसे पहले योजना की तैयारी करना, फिर उसके बाद में आता है योजना का प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके बाद में आता है उसका प्रायोगिकीकरण करना, और फिर उसके बाद में आता है उसका प्रतिलेखन या रिकॉर्ड निर्धारित करना। वो तो होते हैं इसके सोपान। फिर उसके बाद में लिया अपन ने कि प्रदर्शन विधि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। यह विधि जो होती है वो छात्र स्वयं प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि मानी जाती है, और इसके अंदर छात्र जो होता है वो मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वैज्ञानिक घटनाओं को वो मूर्त रूप से देख करके अध्ययन करने का कार्य कर रहा है। आगे देखिए कि इस विधि में शिक्षक उस विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू को आसानी से स्पष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है कि इस विधि में शिक्षक उस विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू को आसानी से स्पष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर छात्र ने या शिक्षक ने जो प्रदर्शन दर्शाया है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना करके बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर बोलो इन रंध्रों के बारे में, और रंध्रों के साथ साथ अपन इन पत्तियों की संरचना के बारे में, कितना जल वाष्पोत्सर्जित हो रहा है, इन सभी पहलुओं के बारे में प्रयोग के प्रदर्शन के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसका मतलब छात्र जो होता है वो आसानी से प्रत्येक पहलू को समझ सकता है, और प्रदर्शन विधि को श्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ आवश्यक उपकरण व सामग्री जो होती है अधिक महंगी होती है या इसके टूटने का डर होता है। अतः प्रदर्शन विधि जो होती है, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन में सभी को सामूहिक रूप से दिखाया जा सकता है। यहां पर श्रेष्ठ विधि भी इसीलिए मानी गई है कि प्रदर्शन विधि जो होती है, आपने यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन छात्रों के सामने दर्शाया है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आपने उस कक्ष में उस बेलजार युक्त पादप को ला करके रखा, और तमाम चाहे 100 बच्चे उस कक्षा में बैठे हुए हों, सभी बच्चों को आपने सामूहिक रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में कंप्लीटली रूप से अध्ययन करवा दिया है, कंप्लीटली रूप से आपने उसके बारे में पढ़ाया है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो विधि आपकी कौन सी विधि कहलाती है, प्रदर्शन विधि कहलाती है। चलिए यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आता है कि इस विधि में प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप तत्काल ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? तत्काल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसको क्या होता है, तुरंत प्रभाव से पुनर्बलन भी मिलता है, जिससे छात्र क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। क्या होते हैं छात्र? इसके अंदर सामान्य तौर के ऊपर प्रोत्साहित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि छात्रों को प्रदर्शन विधि के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाया जा रहा है, तो छात्रों के सामने मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस उपकरण को रखा है, और छात्र उसको देख करके मूर्त रूप से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो उसको सीखेगा, और सीखेगा तो उसको तुरंत प्रभाव से पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित हो जाता है। दूसरी बात, यहां पर प्रदर्शन विधि के माध्यम से अगर आपने छात्रों को समझाने की कोशिश की है, एक साथ सभी को आपने प्रदर्शन को दिखाया, सभी छात्र उसके बारे में सीख गए, इसका मतलब आपने बहुत कम समय में ही क्या कर दिया है, अधिक से अधिक छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति कर दी है। यानी कि यहाँ प्रदर्शन विधि के माध्यम से छात्र जो होता है बहुत कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और अधिक से अधिक छात्र उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, यहाँ पर इसकी मुख्य कमियां क्या होती हैं। यहाँ पर यह विधि जो होती है वो क्या होती है, पूर्णतया शिक्षक केंद्रित विधि होती है। क्या होती है? शिक्षक केंद्रित, क्योंकि प्रदर्शन जो कर रहा है यहाँ पर छात्र न करके और शिक्षक कर रहा है,
और इस विधि में छात्र प्रत्येक उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सामूहिक रूप से उस प्रदर्शन को रख दिया गया है छात्रों के समक्ष, टीचर उसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है और प्रत्येक उपकरण के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक छात्र उसके बारे में सीख ही सके। तो ये मुख्य इसकी कमियां हैं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट विधि की, अगले जो विशेषताएं हैं, कमी दोष है इसके, वो इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता को स्थान नहीं दिया जाता, अर्थात उच्च स्तर के बालक सामान्य स्तर के बालकों में, मंद बुद्धि के बालकों को सभी को एक समान रूप से सिखाया जाता है। यानी मान लीजिए कक्षा कक्ष में मैंने बेलजार लेकर के उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन करवाया है, तो वहां पर मंद बुद्धि का बालक, सामान्य बालक, बुद्धिमानी बालक सभी एक समान एक दृष्टि से उस प्रयोग को करके सीखते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि मंद बुद्धि का बालक उसमें बहुत कम सीख पाएगा, सामान्य बुद्धि का बालक कुछ हद तक सीखेगा, लेकिन जितना ज्यादा बुद्धि तेज बुद्धि का बालक जो होता है या प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो सीखेगा, उतनी अधिक मात्रा में मंद बुद्धि का बालक नहीं सीखता है। यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता को स्थान नहीं दिया जाता है, सभी को सामूहिक रूप से एक समान रूप से ही सामने पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्र पूर्णतः क्या होता है, निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्र उसको ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कोई पता नहीं चल पाता है। यानी इसमें छात्र जो होता है वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या उपकरण है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन तमाम बातों के बारे में वो छात्र जो होता है वो कुछ भी इसके अंदर सीख नहीं पाता है। इसका मतलब ये जो विधि होती है वो सामान्यतया ये इसके अंदर मुख्य मुख्य क्या पढ़ने इसके दोष देखे हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि इसमें यह विधि जो होती है वो बहुत ही करके सीखने के सिद्धांत को बहुत कम महत्व देती है, बहुत कम महत्व देती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो विधि होती है वो सामान्यतः करके सीखने के सिद्धांत पर कहाँ देगी, प्रयोगशाला तो दे रही थी, प्रदर्शन विधि के अंदर तो छात्र आराम से निष्क्रिय रूप से बैठा होकर के देखेगा उसके बारे में, और अगर कोई क्वेरी है तो छात्र जो होता है वो शिक्षक को केवल पूछ सकता है, छात्र इसके अंदर किसी प्रकार से क्रियाशीलता नहीं दर्शा सकता है। चलिए अगली विधि आती है प्रोजेक्ट विधि, और इंपॉर्टेंट विधि है, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट विधि जो थी इसके लिए यहां पर अपन एक चर्चा करने वाले हैं कि बताइए प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो सामान्य तौर के ऊपर क्या होती है। जैसा कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब किसी समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाता है वही क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। ध्यान देना, इसके खोजकर्ता और उसके विचारक के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीट एग्जाम के अंदर भी, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी, और आपके सीटेट एग्जाम के अंदर भी, और अन्य स्टेट की जितनी भी यूपी टेट, एच टेट वगैरह एग्जाम जो लगती हैं उन सभी के अंदर प्रोजेक्ट विधि काफी इंपॉर्टेंट है। और अब की बार आने वाली एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट विधि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार अभिकर्मित अनुदेशन विधि की खोजकर्ता के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ध्यान देना, इसमें विचारक अलग होता है और खोजकर्ता अलग होता है, और दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे नाम भी आपको। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि का विचार देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, जॉन डीवी नामक वैज्ञानिक थे। और यहां पर जॉन डीवी नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि प्रोजेक्ट एक ऐसी सह उद्देश्य पूर्ण क्रिया होती है जिसको छात्र अपनी समस्या को व्यवहारिक रूप से क्या कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है। यानी यहां अपन ये कह रहे हैं कि इस विधि के विचारक जॉन डीवी थे, जबकि इस जॉन डीवी के विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने वाले वैज्ञानिक इन्हीं के शिष्य विलियम किलपैट्रिक थे। इसलिए प्रोजेक्ट विधि के जो खोजकर्ता माना जाता है, वो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किसको माना जाता है, विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। ध्यान देना, विचारक अलग होता है और खोजकर्ता अलग होता है। विचारक जॉन डीवी है तो खोजकर्ता कौन है, विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक ऐसी सह उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। सामाजिक वातावरण का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि व्यवहारिक रूप में, किस रूप में,
व्यवहारिक रूप में, वातावरण में, सामाजिक वातावरण में, व्यवहारिक रूप में उसको क्या किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है, वो विधि कहलाती है प्रोजेक्ट विधि। समस्या समाधान और प्रोजेक्ट विधि दोनों का सबसे बड़ा मेजर अंतर मैंने बता दिया है आपको, और ये दोनों पॉइंट विशेष इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। विचारक जॉन डीवी थे, खोजकर्ता विलियम किलपैट्रिक थे। विलियम किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारों को ही मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किया था। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला पॉइंट आता है कि स्टीवेंस ने इस विधि के बारे में क्या कहा था। स्टीवेंस ने यह कहा कि प्रोजेक्ट किसी भी समस्या का हल करने के लिए किए जाने वाला एक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। स्टीवेंस ने क्या कहा था कि प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी विधि है जिसमें समस्या का समाधान जो होता है वो पूर्णतया कहाँ होता है, स्वाभाविक परिस्थितियों में। और स्वाभाविक परिस्थितियों का मतलब उसके व्यवहार के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाता है। वो स्टीवेंस का विचार था। दो वैज्ञानिकों के विचार पढ़ चुके हैं। पहला अपन ने लिया विलियम किलपैट्रिक के अनुसार क्या था कि ये एक स्व उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि सामान्यतः प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो मानी जाती है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्यहीन प्रक्रिया, केवल लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर ध्यान देना, उद्देश्य पूर्ण विधि ही इसको माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो एक प्रकार की सह उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। यहां पर आगे देखिए, आगे अपन बढ़ते हैं कि स्टीवेंस ने क्या कहा था कि ये एक प्रकार का समस्या का समाधान जो होता है वो स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला कार्य होता है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु की और क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने अध्ययन गति से ही क्या करता है, अधिगम करता है, अपनी अध्ययन गति से अधिगम करता है। यानी यहां अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है, इस प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत बालक स्वयं अपनी रुचि के अनुसार या अपनी रुचि एवं विषय वस्तु और उसके द्वारा उस विषय वस्तु के छात्र जो होता है अपनी रुचि के अनुसार जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया जो होती है उसके मध्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने स्वयं की अध्ययन गति से अधिगम करता है। वही विधि कहलाती है कौन सी, प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है कि प्रयोजन या परियोजना विधि के प्रकार क्या होते हैं। एक तो होता है सर्जनात्मक। विलियम किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार के प्रायोजन कार्य बताए थे, और ये भी ध्यान देना आपको 4 प्रकार के प्रायोजन कार्य में क्या था, सृजनात्मक या रचनात्मक प्रायोजन, यानी जिसके अंदर बच्चा जो होता है कोई ना कोई क्रिएटिविटी करता है। समस्यात्मक प्रायोजन, यानी कि छात्र के सामने कोई भी समस्या है और उस समस्या का समाधान अगर वो खुद मन स्थिति से करता है तब तो समस्या समाधान विधि, और अगर व्यवहारिक रूप से उस समस्या का समाधान करता है इसका मतलब वो प्रोजेक्ट विधि कहलाएगी। आनंदात्मक प्रयोजन कार्य, आनंदात्मक प्रयोजन कार्य का मतलब यहाँ पर ऐसे कार्य, ऐसे प्रोजेक्ट कार्य जिनको छात्र जब करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि मान लीजिए एक छात्र के द्वारा सार्वजनिक स्थल के ऊपर साफ सफाई का प्रोजेक्ट चलवाया जा रहा है, वहां पर आनंद उनकी अनुभूति होती है। एक आता है आपका अभ्यास प्रायोजन, यानी कि आपको किसी भी कार्य करने के लिए छात्र अगर बार बार उसका अभ्यास कर रहा है वो आपका अभ्यास प्रायोजन विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से विलियम किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या बताए हैं, 4 प्रकार के प्रायोजन बताए थे। पहला तो आता है सृजनात्मकता, दूसरा आता है समस्या समाधान, तीसरा आता है आनंदात्मक, और चौथा क्या आता है आपका अभ्यास प्रायोजन। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ जो माना जाएगा सृजनात्मकता और समस्या समाधान माना जाता है, क्योंकि समस्या समाधान अगर व्यवहारिक रूप से कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट विधि कहलाती है, और यहाँ पर अगर कोई नया क्रिएटिविटी माइंड अगर अपनाते हुए छात्र कोई भी क्रिया कर रहा है इसका मतलब वो भी सृजनात्मक या रचनात्मक प्रायोजन विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से विलियम किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए एक प्रायोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि की पालना की थी। आगे देखिए, प्रायोजन विधि के मुख्यतः कितने पद होते हैं, 6 पद होते हैं। समस्या समाधान विधि के भी मुख्यतः 6 पद ही थे। सबसे पहले आप उस प्रायोजन के प्रति क्या करोगे, परिस्थिति का निर्माण करोगे। कैसे,
मान लीजिए कि एक शिक्षक ने SUPW कैंप का आयोजन करवाना है, तो सबसे पहले वो शिक्षक जो होता है छात्रों के समक्ष उस SUPW कैंप के बारे में क्या करेगा, प्रस्तुतियां निर्माण करेगा कि आपको ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी करने के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। यानी छात्रों को पहले माइंडली रूप से तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में उस योजना का चयन किया जाता है कि अपन SUPW कैंप जो कर रहे हैं उसका प्रारूप या उसका ढांचा किस प्रकार का होगा, उसका चयन उसके द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में उसका कार्यक्रम बनाया जाता है, कार्यक्रम बनाने के पश्चात उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवा दिया जाता है, और उसके बाद में उस कार्य जो क्रियान्वयन होने के पश्चात क्या उसमें कितनी लाभ और हानियां मिली हैं, उसका सामान्य तौर के ऊपर क्या किया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है, और अंत में उसका क्या प्राप्त कर लेते हैं अपन, लेखा जोखा उसका बना लेते हैं, और उस लेखे जोखे के आधार पर ही अपन उस प्रोजेक्ट विधि को पूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले प्रस्तुति का निर्माण किया जाता है, योजना का चयन किया जाता है, योजना का कार्यक्रम बनाया जाता है, योजना का क्रियान्वयन करते हैं, और योजना के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए अंत में उसका क्या प्राप्त कर लेते हैं, लेखा जोखा उसका लिखा जाता है। इस प्रकार से परियोजन विधि के ये 6 चरण जो होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर अपन ने मुख्य रूप से प्रयोजन विधि के बारे में जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सारे पहलू अपन ने इसके अंदर पढ़ चुके हैं। विचारक कौन था, खोजकर्ता कौन था, स्किल पैट्रिक ने क्या कहा था, स्टीवेंस की परिभाषा क्या थी, प्रोजेक्ट विधि एक उद्देश्यपूर्ण विधि मानी जाती है। फिर उसके बाद में यहां पर इसके अपन ने चरण लिए कि प्रोजेक्ट विधि के मुख्य 6 पद होते हैं। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, और उसका अंत में क्या किया जाता है, लेखा जोखा प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहां पर ये थे आपके पास में कौन से प्रयोजन विधि के बारे में कुछ विशेष बातें। और यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रयोजन विधि के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं, प्रयोजन विधि के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि प्रयोजन विधि जो होती है उसमें किसी भी समस्या का जो समाधान किया जाता है वो समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से ही किया जाता है, न कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस समस्या का समाधान जो होता है वो मानसिक क्रियाओं के आधार पर कहता है। मानसिक क्रियाओं पर अगर समस्या का समाधान होगा इसका मतलब वो कौन सी विधि कहलाएगी अपनी, तो अपन ये कह सकते हैं सामान्यतया कि वो विधि समस्या समाधान विधि कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इस समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत अपन ने बाकायदा एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया है। प्रोजेक्ट विधि भी इंपॉर्टेंट है तो समस्या समाधान विधि भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।